नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं। इस बीच वहां फंस गए लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन भारत सरकार की ऑपरेशन गंगा को लगातार कामयाबी मिल रही है। इस अभियान में इंडियन एयरफोर्स के शामिल होने से अभियान को धार मिला है। पीएम मोदी खुद अभियान पर लगातार नजर रखे हुए हैं। वादा इतना कि संकटग्रस्त यूक्रेन से हर भारतीय को वापस लाया जाएगा। एयरफोर्स के ऑपरेशन गंगा को बड़ी कामयाबी मिल रही है। आज एयरफोर्स के ऑपरेशन गंगा को कामयाबी मिली, जिसमें 4 विमानों से 798 भारतीय वापस स्वदेश लौटे हैं। 4 C-17 विमान से स्वदेश लौटे हैं ये सभी भारतीय। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से इन भारतीयों को लाया गया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से भारत आए हैं। पोलैंड के रेजजो से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर ये सभी पहुंचे। पहली फ्लाइट बुखारेस्ट से 200 यात्रियों को लेकर आई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यात्रियों का स्वागत किया। वहीं दूसरी फ्लाइट की बात की जाए तो दूसरी फ्लाइट में करीब 210 यात्री को लाया गया है। बुडापेस्ट से ये यात्री जो है आए हैं। तीसरी फ्लाइट पोलैंड के रेजजो से 208 लोगों को लेकर आई। वहीं चौथी फ्लाइट 180 लोगों को लेकर बुडापेस्ट से भारत आई। एयरपोर्ट पर छात्रों का शानदार स्वागत भी किया गया। हमारे वहाँ से निकलने के बाद बहुत मतलब बुरी तरह से एक्सप्लोजन्स हुए हैं और लाइक वहाँ की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और लाइक वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प की ज़रूरत है। लाइक जो लोग वहाँ भी रह गए हैं उनके लिए भी जो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जितने भी प्लेन्स जा रहे हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, आई वुड रियली लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट एंड हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमें भी यहाँ से वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और यूक्रेन में कहाँ रहती हैं? किर्बोग्राद। अच्छा, कितना मुश्किल रहा आपके लिए हंगरी तक पहुँचना? बहुत था, क्योंकि पहले हमें खुद से मतलब अरेंजमेंट्स करने थे बॉर्डर तक जाने के लिए, और बाकी बॉर्डर्स पे थोड़ा रश ज़्यादा हो गया था तो हमने हंगरी चूज़ करा। और हमें ऑलमोस्ट 24 आवर्स से ज़्यादा की बस का ट्रैवल करना पड़ा और उसके बाद जाके फिर लाइंस में लगना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें थी और उसके बाद फिर बॉर्डर्स क्रॉस करे बाय स्टेशन और उसके बाद फिर इंडियन एम्बेसी मिल गई थी। फिर काफ़ी क्वाइट ईजी था। आपने वहाँ पे क्या महसूस किया? हमने पहले हमने कंडीशंस को थोड़ा ख़राब होते हुए देखा था, लेकिन हमें नहीं पता था कंडीशन एकदम से इतने ख़राब हो जाएंगे। हम सब जा रहे थे धीरे धीरे करके अपने घरों पे वापस आ रहे थे, लेकिन हमारे वो बोला गया था कि ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी तुम्हारी, तो इसलिए जाओ मत। तो हम लोगों ने अपनी 27 तारीख की टिकट कराई हुई थी। फिर उसके बाद पता चला कि 23 तारीख की रात को या 24 तारीख को कीव पे अटैक हुआ। फिर तब से सभी जगह रेड अलर्ट हो गया। फिर हम सिर्फ बंकर से हॉस्टल, हॉस्टल से बंकर, बंकर से हॉस्टल, एक सायरन से बंकर, बंकर से हॉस्टल। फिर फाइनली एक दिन आया, मतलब परसों हमने पूरे हॉस्टल को इवैक्यूएट करा। 1400 पीपल थे, उनको ज़ाफरोजिया से इवैक्यूएट करा। हम लोग गए पहले चॉप बॉर्डर तक ट्रेन में, और फिर चॉप बॉर्डर से हमने दोबारा ट्रेन पकड़ी, ज़होनी बॉर्डर क्रॉस किया। ज़होनी बॉर्डर से फिर हम हंगरी, बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट में फ्लाइट में बैठ के हम अभी यहाँ पे आए। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष विमान आज पोलैंड से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका स्वागत किया और यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को भरोसा दिलाया कि सरकार सभी लोगों को वापस लाएगी। वहीं स्वदेश पहुंचे यात्रियों ने बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन गंगा है वो भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाने का भारत के सामर्थ्य और नरेंद्र मोदी जी के संकल्प का सबूत है। और इतनी बड़ी संख्या में युद्ध के बारूदी ढेर से हिंदुस्तान के हजारों की संख्या में जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर उस मिशन की निगरानी, उस मिशन का नेतृत्व
नरेंद्र मोदी जी स्वयं कर रहे हैं, और जैसा कि हमेशा ऐसे संकट के समय में वो फ्रंट से हमेशा संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे हैं, और संकट के समय में हमारे हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तानियों की सुरक्षा पूरी मजबूत हो, पूरी तरह से सुरक्षित हो, पूरी तरह से सुनिश्चित हो, इस काम के लिए हमेशा टेस्टेड और ट्रस्टेड नेतृत्व है हिंदुस्तान का, वो नरेंद्र मोदी जी का है। हम यहाँ आ गए, यहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। हम जहाँ रहे थे वहाँ पे स्वामीनारायण ने जो सेवा की उसका भी धन्यवाद। हम सबको थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ आ गए, हमारी फैमिली खुश है, हम खुश है, हम सब खुश है। नरेंद्र मोदी की भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो आयोजन किया है, हमें यहाँ पहुँचाया है। हमारी एम्बेसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आज हम यहाँ खड़े हैं वो उन लोगों के कारण ही है। बच्चों को आने नहीं दिया जा रहा है, मारा जा रहा है वहाँ पे, और बट जब एम्बेसी ने हेल्प करा हमें क्रॉस करने में, पोलैंड में बच्चे सेफ हैं इस टाइम पे, तो मैं बस इतना ही है, एम्बेसी को थैंक यू करूँगा अपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ट्राई कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, सबको इवैक्यूएट कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें घर वापस आके। यूक्रेन संकट के बीच कुछ सुखद तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संकटग्रस्त यूक्रेन से जो लोग वापस भारत आ रहे हैं वो अपने साथ अपने प्रिय पालतू जानवरों को भी साथ ला रहे हैं। जिन कुत्ते और बिल्लियों के साथ वो सालों से वहां रहते आ रहे हैं, उनसे बिछड़ना और उन्हें संकट में छोड़कर इनके लिए गवारा नहीं था। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपने पालतू पशुओं को छोड़कर नहीं जाएंगे। फ्लाइट में पशुओं को लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब एयरफोर्स ने अपने विमानों में इन पशुओं को लाने की अनुमति दी तो लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर भारत आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि यूक्रेन से आ रहे लोग अपने साथ अपने कुत्तों और बिल्लियों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। रूसी हमले के कारण यूक्रेन में फंसे दरभंगा का बिलासपुर निवासी छात्र मोहम्मद जैद सुरक्षित अपने घर लौट आया। बच्चे को सुरक्षित अपने बीच देखकर परिजन खुशी से झूम उठे। जैसे ही छात्र के वापसी की खबर गांव के लोगों को मिली, लोग घर वापस लौटे छात्र से मुलाकात करने के लिए उसके घर इकट्ठा हो गए। जैद पश्चिमी यूक्रेन के शहर फ्रैंकवर्स्क में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन यूक्रेन में रूस के हमले के बाद वो वहां फंस गया था। हालात बिगड़ता देखकर वो वहां से रोमानिया चला गया और वहां से केंद्र सरकार के सहयोग से सकुशल घर लौट आया। को जो हमारे वहाँ पे केयर टेकर है डॉक्टर अभिषेक कुमार, उन्होंने आके इन्फॉर्म किया कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है और अब आप लोगों को निकलना पड़ेगा, तो अब अपना बैग पैक स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और उसे अपने एक बैग में डाल लिया, और फिर उनकी मदद से हम लोगों ने अपना एक प्राइवेट बस बुक किया जिनके हर पर स्टूडेंट पे 4000 रुपये खर्चा आए, और वहाँ से हम लोग रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले। रास्ते में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग बस पे झंडा इंडियन फ्लैग लगा करके, सब लोग अपने अपने बॉडी पे इंडियन फ्लैग लगा करके बस में बैठे और वहाँ से रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले। यूक्रेन में संकट में फंसे भारतीय छात्रों के लिए तिरंगा झंडा बड़ा सहारा बना हुआ है, लेकिन उन छात्रों के लिए वो पल भी गौरव का पल बन गया जब भारतीय छात्रों ने पाकिस्तानी छात्रों को अपने हाथों में तिरंगा लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए देखा। यूक्रेन से हाजीपुर लौटे अभिषेक ने बताया कि उनके साथ करीब 20 पाकिस्तान के छात्र थे जो संकट की घड़ी में तिरंगा झंडा थामने के लिए मजबूर हो गए। पाकिस्तानी छात्र भी अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लहराकर यूक्रेन से बाहर निकले। अभिषेक ने भरोसा जताया कि भारत सरकार सभी भारतीयों को वापस भारत ले आएगी। बहुत ज़्यादा ही महत्व है, ऐसे समझिए कि एश्योरिटी है सेफ्टी की। वहाँ पे अगर जो बच्चे बस कर रहे हैं वो बस के आगे पीछे सब जगह इंडियन फ्लैग ही लगा के निकल रहे हैं ताकि सेफ रहें। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, अभी मैं यहाँ पे था तो मेरे फ्रेंड्स वहाँ से सेंड कर रहे थे मुझे फ़ोटोज़, उसमें पाकिस्तान के बच्चे भी इंडियन फ्लैग लगा के और वहाँ बस से निकले हैं ताकि सेफली बॉर्डर क्रॉस कर सकें। कितना प्राउड, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि हम दुनिया के किसी कोने में हो, कैसा भी प्रॉब्लम में फंसे हो, पर इंडियन फ्लैग हमारे लिए एक सेफ्टी का एश्योरिटी है। क्या मेरी सोचना, कितने पाकिस्तान के लोग कैसे निकले वहाँ से? बहुत है, मतलब कि हमारे यूनिवर्सिटी में भी 10-15 पाकिस्तान के लोग थे,
पर अभी जो मेरे पास फोटोज आया था उसमें मतलब कि 20 लोग थे पाकिस्तान के जो एक साथ थे, एक बस में से जा रहे थे। उन्होंने फोटो डाला है खुद नेशनल फ्लैग के साथ। जब दिल्ली में उतर गया उसके बाद ही हम लोग बहुत खुश हो गए कि हाँ चलो अपना देश में तो आ गया। हाँ नहीं, और बच्चों के लिए इस मतलब आ गया ही ठीक है, लेकिन काफी जो बच्चे वहाँ हैं उसके लिए बहुत मतलब दुखी हो रहा है। लेकिन सरकार जो अच्छी काम कर रही है वहाँ से सब लाने के लिए बच्चे सब आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है मोदी जी जो कर रहे हैं। और अब बात कुछ अन्य खबरों की। बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से यूक्रेन जैसे देशों में बिहार से बड़ी संख्या में एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाने वाले बच्चों का मामला उठा, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल में नामांकन के लिए पैसे अधिक हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना होगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि बिहार सरकार इस पर विचार करेगी कि यहाँ के बच्चे दूसरी जगह मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि यूक्रेन मामले के बाद अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने की जरूरत है। कि ये सदन की जो भावना है, माननीय सदस्यों की जो भावना है, उस भावना से जो स्वतंत्र इकाई है माननीय न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति है, उनको हम इससे अवगत कराएंगे और आग्रह करेंगे। लगभग 1850 अभी यूजी की सीटें राज्य के अंदर में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर में, और भविष्य में जो मेडिकल कॉलेजेस हम खोलने वाले हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में भी जो हमको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जरूरत है, उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम नियुक्ति करते हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फैकल्टी की कमी के कारण कठिनाइयां आती हैं, और जब एमसीआई का इंस्पेक्शन होता है तो उस समय कभी कभी डिफिशियंसी एमसीआई की तरफ से दिखाई जाती है। मैं माननीय सदस्य को इतना कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान अचानक एक दिन में नहीं निकाला जा सकता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और यदि पूर्व से इस राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेजेस पर्याप्त संख्या में खोले गए होते, यदि इस राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में मेडिकल पढ़ के बच्चे आगे बढ़े होते, तो आज राज्य के अंदर ना चिकित्सकों की कमी होती, ना चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षकों की कमी होती। अरे पैसा कम लग रहा थी तो नेशनल लेवल पर ना सोचना पड़ेगा, और यहाँ पर जो भी एडमिशन होता है उसके लिए तो पूरा कंपटीशन देश भर में ना होता है, नेशनल लेवल पर होता है। अगर सरकारी में सुन लीजिए, पहले आप सुनिए, पहले बात को सुन लीजिए। जब यहाँ पर जो भी कंपटीशन होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह के लिए उसी से एडमिशन होता है। अब बाहर जा रहा है जिसको कोई परीक्षा तो देनी नहीं है, तो वहां गया है, तो अब ना सारी बात आ रही है भाई कि यहाँ के बजाय बाहर इतने लोग जा रहे हैं, तो ये सब चीज पर एक बार गौर तो नेशनल लेवल पर सोचना है कि गौर करिएगा कि बिहार एक गरीब राज्य है, खाली यहाँ के लोग नहीं गए, अमीर अमीर राज्य के लोग भी गए हैं वहां पढ़ने के लिए। तो ये जरा समझ लीजिए ना कि कोई एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह का प्रॉब्लम है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। विधानसभा में मंत्री राम सूरत राय का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विस्थापितों की जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई होगी। सीपीआईएम विधायक ने यह मामला उठाया था, दबंगों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर यह बयान सामने आया है। बिहार विधानसभा में अवैध कब्जा का मुद्दा उठा। अवैध कब्जे का मुद्दा जो है सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने उठाया था। उन्होंने सदन में खगड़िया में दबंगों की तरफ से दलितों की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले को उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। विधायक की तरफ से उठाए गए मुद्दे पर भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर कब्जा कर बनाए गए मकान को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। मामले में समाहर्ता कटिहार के स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कटाव पीड़ित परिवारों को अर्जित किए गए जमीन में बसाकर बास्केट पर्चा दिए जाने का प्रावधान है। यद्यपि प्रसंगत जमीन मनिहारी नगर पंचायत के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है, फिर भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अर्जित किए गए भूमि पर प्रभावित परिवारों को बसाए जाने संबंधी कार्रवाई का निर्देश समाहर्ता कटिहार को दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से सहमति प्राप्त कर इसकी कार्रवाई की जाएगी। प्रसंगत जमीन पर अगर कोई ऐसा परिवार व्यक्ति जो कटाव से प्रभावित नहीं हुआ है तथा जबरन कब्जा करने के नियत से बस गया है,
उसे 2 माह के अंदर नियमानुसार अतिक्रमण बाद चलाकर बेदखल करते हुए जमीन आपदा प्रबंधन विभाग के कब्जे में ले लिए जाने का निर्देश दिया गया है। कॉम्फेड में बहाली में लगातार हो रही देर पर आज सदन में गर्मागर्म बहस हुई। कॉम्फेड में 142 पदों पर बहाली का मुद्दा बीजेपी की ओर से सदन में उठा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने पूछा कि बहाली में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने इसमें अनियमितता की आशंका भी जताई, जिसे सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी की जगह मंत्री संतोष मांझी ने कहा कि इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं है और मामले की समीक्षा करके बहाली की जाएगी। कॉम्फेड में जो है बहाली का विज्ञापन निकला था अध्यक्ष महोदय, और देखिए उत्तर उन्होंने कहा कि 2013 में नहीं 2020 में विज्ञापन निकाला गया। सही बात है, हम 2013 में निदेशक परिषद ने निर्णय किया, 2020 में बहाली निकाला गया अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 26 जून को परिणाम जारी किया गया और आज तक इन बच्चों की जो है नौकरी नहीं लगी। परिणाम हो गया 26 जून को रिजल्ट जारी करा दिया गया। मंत्री जी ने कहा जल्द से जल्द कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी में देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग के निदेशक संजय कुमार ने 9/7/2011 को लिखा है कि माननीय मंत्री महोदय ने गैर सरकारी प्रेषण 138/7/21 के माध्यम से विभाग को कहा है कि इस पर व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई है, इसलिए इस बहाली को रोका जाए। तो ये रोके हुए अध्यक्ष महोदय हो गए 10-11 महीना। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि व्यापक पैमाने पर इसमें अनियमितता हुई, उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जैसा कि प्रश्न के उत्तर में खंड 3 में बोला गया है कि कॉम्फेड के निदेशक परिषद की बैठक संपन्न कर ली गई है। नियुक्ति की सारी प्रक्रिया प्रारंभ करके जो नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया है जल्द पूरी कर दी जाएगी। यहाँ पर कोई मामला नहीं है। हम पूरी तरह से सरकार आश्वस्त है कि जल्द से जल्द हम लोग नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लें। उधर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीपीआई-एमएल के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।